हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। आप सभी को गुड इवनिंग एंड सभी को राम राम। मेरे द्वारा जो है वो एक अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो है वो एक वीडियो अपलोड किया जा चुका था, जिसमें कि मैंने उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो आती है, बेसिक नॉलेज जो आता है वो मैंने बता दिया था। लेकिन अनूपगढ़ के जो दार्शनिक स्थल आते हैं, प्रमुख स्थान जो आते हैं, उनके बारे में जो है वो बताना रह गया था। इसलिए मैं जो है वो आज आपको अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो और चीज़ें आती हैं, इंटरेस्टेड चीज़ें आती हैं, वो आपको सभी को बताऊँगी। और आप जो है वो ध्यान से बोर्ड के ऊपर देखना और अच्छे तरीके से जो इस तरीके से नोट्स बनाना कि आपको जो अच्छे से याद हो जाए, शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाना आपको। तो हम पढ़ेंगे अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो वो सबसे पहले अगर हम देखें तो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना आता है, तो 8,871.99 वर्ग मील जो आता है वो इसका क्षेत्रफल आता है। वर्ग मील जो आता है वो इसका क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है। अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो गंगानगर बीकानेर को विभाजित करके बनाया गया था। अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है, तो वो घग्गर नदी निकलती है। ये सारे फैक्ट्स जो आते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए थे, तो पहले आप जो है वो सभी उस वीडियो को देख लेना, फिर आप जो है वो इस वीडियो को देखना। फिर नेक्स्ट आता है कि इसकी जनसंख्या कितनी आती है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी आती है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या आती है वो 8.71 लाख आती है यहाँ की जनसंख्या पूरी। यानी कि अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कितनी आती है, 8.71 लाख आती है। इसका जो नाम जो आता है, यानी कि उपनाम जो आता है वो चुंगेर आता है, जो कि हड़प्पा कालीन आता है। नेक्स्ट आता है कि पहले इसका नाम चुंगेर आता था, लेकिन अनूप सिंह के द्वारा जो है वो 1678-79 में जो है वो इसका निर्माण किया गया था। तो इसका नाम जो था वो अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ रख दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कुल गाँव की संख्या कितनी आती है, कुल गाँव कितने आते हैं, तो यहाँ पे जो वो टोटल 1595 जो है वो टोटल गाँव आते हैं। अब हम देखते हैं कि अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो वो और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैला मजनू की मज़ार जो आती है वो अनूपगढ़ में कहाँ आती है, तो बिंजोर अनूपगढ़ जो आता है, यहाँ पे हमें लैला मजनू की मज़ार जो है वो देखने को मिलती है बिंजोर अनूपगढ़ में। बिंजोर अनूपगढ़ जो आता है, यहाँ पे जो वो बीएसएफ की एक यूनिट जो होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि बीएसएफ डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो 15 जून को जो है वो बीएसएफ डे मनाया जाता है। ऐसे जो है वो आप सारे फैक्ट्स जो है वो याद रखा करो। तो लैला मजनू की मज़ार जो आती है वो बिंजोर अनूपगढ़ में आती है, और यहाँ पे जो है वो हमें बीएसएफ की यूनिट देखने को मिलती है। बीएसएफ की यूनिट जो होती है उसका बीएसएफ का डे जो होता है वो 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अनूपगढ़ का किला, तो अनूपगढ़ के किले का सबसे पहले हम देखेंगे कि अनूपगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो अनूपगढ़ के किले का निर्माण जो था वो अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब अनूप सिंह ने कब इनका निर्माण करवाया था, तो 1678 से लेकर 79 में जो है उसका निर्माण करवाया गया था। और अनूपगढ़ का किला जो आता है वो मिट्टी से निर्मित किला आता है। मिट्टी से निर्मित किला जो आता है वो अनूपगढ़ का किला आता है। यानी कि अनूपगढ़ का किला जो आता है इसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1678 से लेकर 79 तक जो है इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि अनूपगढ़ का किला जो आता है वो ऐसा किला आता है जो कि मिट्टी से निर्मित किला आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बरोड़ या बेरोड़ सभ्यता। तो बरोड़ या बेरोड़ सभ्यता जो आती है, ये आपने सुना होगा या मैंने पहले बताया आपको कि नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 911 जो आता है वो रायसिंग नगर, ये हमारा रायसिंग नगर आता है, रायसिंह नगर। और नीचे जो आता है वो अनूपगढ़ आता है। रायसिंह नगर और अनूपगढ़ जो आते हैं ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 911 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जो है वो बरोड़ सभ्यता पाई जाती है या बरोड़ सभ्यता पाई जाती है। सभ्यता क्या, यहाँ पे जो है एक गांव पाया जाता है, बरोड़ गांव पाया जाता है, जहाँ पे बरोड़ सभ्यता पाई जाती है, बरोड़ सभ्यता पाई जाती है। यानी कि मैंने आपको जो जब अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 911 आता है जो कि अनूपगढ़ से गुजरता है। तो वो रायसिंह नगर से लेकर अनूपगढ़ तक जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 911 आता है। 911 के ऊपर जो वो बरोड़ गांव आता है, तो वो बरोड़ गांव जाता है, वहाँ पे बरोड़ सभ्यता पाई जाती है, बरोड़ सभ्यता पाई जाती है। अब हम देखें तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि बरोड़ सभ्यता जो आती है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आती है, तो 911 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आती है। अब 911 राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आती है बरोड़ सभ्यता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमारे जो बरोड़ सभ्यता जो आती है उसमें लार्ज वर्द सिक्के मिले हैं, लार्ज वर्द मनके मिले हैं, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो बरोड़ सभ्यता जो आती है यहाँ पे जो है लार्ज वर्द सिक्के मिले हैं, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं और कहीं भी नहीं मिलते हैं। और ये सभ्यता जो आती है वो ये सभ्यता जो आती है इसमें मिट्टी से निर्मित पात्र जो आता है,
निर्मित पात्र बोल दो या फिर जो है वो बर्तन बोल दो। मिट्टी से निर्मित पात्र या बर्तन में जो है वो बर्तन में हमें 8,000 मन के मिले हैं, मन के प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो बरोड़ सभ्यता जो आती है यहाँ पे जो है वो हमें 8,000 मन के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो सभ्यता जो आती है यहाँ पे लार्ज वर्द मन के प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें सिर्फ अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। मिट्टी से निर्मित पात्र या बर्तन जो आता है यहाँ पे हमें 8,000 मन के प्राप्त हुए हैं बरोड़ या बरोड़ सभ्यता में। ये जो आती है इसकी कुछ जो है वो विशेषताएं आती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैतसर कृषि फार्म के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैतसर कृषि फार्म जो आता है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जैतसर कृषि फार्म की स्थापना जो थी वो 1964 में जैतसर कृषि फार्म की स्थापना की गई थी। और इसके लिए जो आर्थिक सहयोग किसके द्वारा किया गया था, तो जो जैतसर कृषि फार्म जो आता है उसके लिए आर्थिक सहयोग जो किया गया था वो कनाडा के द्वारा किया गया था। कनाडा के द्वारा जो है वो आर्थिक सहयोग किया गया था जैतसर कृषि फार्म के लिए। जैतसर कृषि फार्म जो आता है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म आता है। तो एक विशेषता होगी स्थापना की, दूसरी होगी आर्थिक सहयोग किसने किया, तीसरी आती है कि ये जो आता है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म आता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म जो आता है वो जैतसर कृषि फार्म आता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, आर्थिक सहयोग कनाडा ने किया था। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म आता है जैतसर केंद्रीय कृषि फार्म आता है। अगर हम बात करते हैं तो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वो आप सभी जो चीज़ें जो आती है वो आप नोट कर लेना और लिख लेना इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। हमारे कंपटीशन के हर एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर आप वहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो जाओगे और सारी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है उसके बारे में, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। यहाँ पे देख लो, बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जत्थेदार आते थे जिसका नाम जो आता है वो बुढ़ा सिंह आता है। और ये जो थे वो सिख धर्म से आते हैं। ठीक है, तो यानी कि जत्थेदार आते हैं जिसका नाम बुढ़ा सिंह आता है, सिख धर्म से आते हैं। और ये जब वहां से गुजर रहे थे, यानी कि जो गांव आता है राय सिंह नगर गांव आता है, यानी कि एक गांव आता है जिसका नाम राय सिंह नगर आता है। यानी कि ये जब बुढ़ा सिंह जो आते हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे, बुढ़ा सिंह जी तो वहाँ से गुजर रहे थे, तब हम जोहड़ आता है, एक बहुत बड़ा जोहड़ आता है। जोहड़ कैसे, जोहड़ मतलब यानी कि हमारे यहाँ पे मतलब पुराने समय में जो वो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता था और फिर वो पानी जो था वर्षा का पानी जो था, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था गड्ढे में और फिर वो पानी जो था वो सूख जाता था, फिर गड्ढा जो है वो खाली हो जाता था एकदम से। तो फिर बुढ़ा सिंह जी जो थे वो वहाँ पे एक टाइम के लिए जो वो रुके थे, इसलिए वहाँ पे जो है वो फतेह सिंह के द्वारा, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था इस गुरुद्वारे का, तो निर्माण जो था वो फतेह सिंह के द्वारा जो है वो इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। अब आता है कि कब करवाया गया था, तो 1953-54 में जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। तो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है उसका निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था, 1953-54 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि ये जो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है यहाँ पे जो है वो श्रावण या हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या पर मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डाबला गांव रायसिंह नगर, यानी कि यहाँ पे जो है वो ऐसे भी लिख लो, यानी कि ये जो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है डाबला गांव रायसिंह नगर में जो है ये गांव आता है। यानी कि बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है वो डाबला गांव रायसिंह नगर में आता है। और यहाँ पे जो है इसके जत्थेदार बुढ़ा सिंह जो सिख धर्म से संबंधित आते हैं वो रुके थे। गुरुद्वारे का निर्माण जो, यानी कि यहाँ के गुरुद्वारे का निर्माण जो था वो फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था, 1953-54 में इसका निर्माण करवाया गया था। और बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आता है वो हमारे राजस्थान का जो वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा आता है। नेक्स्ट इस विशेषता आती है कि राजस्थान का
राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो आता है वो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा आता है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा आता है राजस्थान का, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा आता है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसको जो है वो राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं, गोल्डन टेम्पल कहते हैं, राजस्थान का अमृतसर कहते हैं, राजस्थान का अमृतसर कहते हैं, अमृतसर कहते हैं। और इसको जो है वो हर मंदिर भी कहा जाता है, हर मंदिर भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे से जो है वो कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था और क्यों करवाया गया था, और डाबला गांव जो आता है वो कहाँ, मतलब डाबला गांव में जो है वो गुरुद्वारा जो आता है इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से गाँव में आता है, कहाँ पे आता है। तो आपके लिए जो होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि पंपा राम का मेला। तो ये पंपा राम जी का मेला जो आता है वो 6 से लेकर 12 फरवरी तक जो है वो पंपा राम जी के मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि 6 से लेकर 12 फरवरी तक पंपा राम जी के मेले का आयोजन किया जाता है। और पंपा राम जी का जो किस स्थान पर जो है वो पंपा राम जी के मेले का आयोजन किया जाता है, तो विजयनगर में जो है वो पंपा राम जी के मेले का आयोजन किया जाता है। विजयनगर में पंपा राम जी के मेले का आयोजन किया जाता है। सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप ये जो है वो लिख लेना, कॉपी में जो है वो लिख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बिरबल सिंह का स्मारक, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बिरबल सिंह का स्मारक। तो 30 जून 1946 को, यानी कि हमारा एक जो अनूपगढ़ जो आता है वहाँ पे रायसिंह नगर आता है, रायसिंह नगर में एक बिरबल नाम के व्यक्ति थे और 30 जून 1946 को जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यानी कि 30 जून 1946 को वहाँ पे रायसिंह नगर में जो एक तिरंगा यात्रा निकली थी। फिर 30 जून 1946 को वहाँ पे जो है वो गोली हत्याकांड हो गया था, गोलियां चली थी जिसकी वजह से बिरबल सिंह की मृत्यु हो गई थी। और फिर 1 जुलाई 1946 को जो है वो इनके जो शव जो था उसको लेकर प्रदर्शन किया गया था। फिर 17 जुलाई 1946 को जो है वो बिरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरबल शहीद दिवस के रूप में 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपके लिए जितने भी फैक्ट्स जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिरबल जी से संबंधित। तो रायसिंह नगर से इनका जो है वो संबंध आता है, रायसिंह नगर से संबंध आता है। और 30 जून 1946 को जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उस तिरंगा यात्रा में जो है वो ये जो है वो शहीद हो जाते हैं। वहाँ पे जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं जिसके कारण जो है ये शहीद हो जाते हैं। इसलिए 1 जुलाई 1946 को जो है वो बिरबल जी का शव लेकर, बिरबल जी के शव का प्रदर्शन किया गया था, शव को लेकर प्रदर्शन किया गया 1 जुलाई को। फिर नेक्स्ट आता है कि 17 जुलाई 1946 को जो है वो बिरबल जी के शहीद होने पे जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिरबल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि बीकानेर रियासत जो आती है वहाँ पर क्या हुआ था कि जो बिरबल जी जो थे वो बीकानेर रियासत से संबंधित थे, रायसिंह नगर से संबंधित थे। और बीकानेर रियासत जो आती है उसमें पहले अनूपगढ़ आता था, इसलिए तो फिर रायसिंह नगर से संबंधित थे। 30 जून 1946 को जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उसमें बिरबल जी शामिल हुए थे। वहां पर गोलियां चलने लग गई थी जिसकी वजह से बिरबल जी को जो है वो गोली लग गई थी और गोली लगने से जो है वो शहीद हो गए थे। तो फिर उनका जो शव जो था उनको लेकर जो 1 जुलाई 1946 को प्रदर्शन किए गए थे और 17 जुलाई 1946 को बिरबल शहीद दिवस के रूप में जो है वो बनाया जाता है। तो आपको ये जो सारे टॉपिक जो है खाजूवाला के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको पता है कि खाजूवाला और छतरगढ़ जो आते हैं वो बीकानेर से जो है अनूपगढ़ में मिलाए गए थे। कि टोटल तहसीलें कितनी आती थी, तो टोटल तहसीलें जो आती है वो 7 तहसीलें आती थी, जो कि 5 तहसीलें जो आती है वो गंगानगर से ली गई हैं और 2 तहसीलें जो आती है वो बीकानेर से ली गई हैं। तो खाजूवाला जो आता है, खाजूवाला में जो है यहाँ पे तेल के भंडार पाए जाते हैं, आपको पता ही है। और ये जो आता है वो कौन से बेसिन में आता है, तो गंगानगर बीकानेर तेल बेसिन में आता है, गंगानगर बीकानेर तेल बेसिन में आता है। ये गंगानगर और बीकानेर तेल बेसिन में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो खाजूवाला जो आता है यहाँ पर हमारी जो बीएसएफ जो आती है, बीएसएफ के द्वारा राज्य में रिट्रीटी सेरेमनी का आयोजन भी किया गया था,
सेरेमनी का आयोजन किया गया था। सेरेमनी का आयोजन भी जो है वो यहाँ पर किया गया था। खाजूवाला जो आता है यहाँ पे हमें तेल के भंडार देखने को मिलते हैं। तेल के भंडार देखने को मिलते हैं। कौन सा बेसिन आता है? तो गंगानगर और बीकानेर तेल बेसिन आता है। गंगानगर बीकानेर तेल बेसिन आता है। बीएसएफ के द्वारा राज्य में रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन भी यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट आता है कि घड़साना के बारे में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो नेक्स्ट ये पूछ लिया जाता है कि रावला घड़साना किसान आंदोलन, रावला घड़साना किसान आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो किसान आंदोलन जो था वो 2004-5 में हुआ था। 2004 और 6 में हुआ था। यानी कि रावला घड़साना किसान आंदोलन 2004-6 में हुआ था। और ये किसान आंदोलन जो था वो पानी के लिए हुआ था। यानी कि इस किसान आंदोलन के लिए जो कारण माना गया था वो पानी की समस्या को माना गया था। पानी की समस्या को माना गया था। उस समय जो है वो सरकार किसकी थी, यानी कि गवर्नमेंट किसकी थी? तो वसुंधरा जी की सरकार थी। वसुंधरा जी की सरकार थी। यानी कि रावला घड़साना किसान आंदोलन जो आता है वो 2004-6 में हुआ था। कारण क्या माना गया था? तो पानी की समस्या को माना गया था। उस समय सरकार किसकी थी? तो सरकार थी वसुंधरा जी की सरकार थी। तो घड़साना किसान आंदोलन जो था उसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी। 7 किसानों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि खाजूवाला तेल भंडार गंगानगर बीकानेर तेल बेसिन में बीएसएफ के द्वारा राज्य में रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया था। घड़साना जो था वो रावला घड़साना किसान आंदोलन हुआ था। रावला घड़साना किसान आंदोलन 2004-5-6 में हुआ था। और इस किसान आंदोलन में जो था वो 7 किसानों की मृत्यु हो गई थी। पानी की समस्या के कारण हुआ था। वसुंधरा राज्य की सरकार के समय हुआ था। इसके लिए जो है वो जांच कमेटी का गठन किया गया था, जांच आयोग का गठन किया गया था। उस जांच आयोग का नाम जो है वो आपसे पूछ लेंगे तो ये जांच आयोग जो आता है वो RS केजरीवाल आता है। RS केजरीवाल कमेटी या समिति का गठन किया गया था। RS केजरीवाल कमेटी या समिति का गठन किया गया था। फिर जो है वो दोबारा जांच करने के लिए जो है वो गोयल समिति का भी गठन किया गया था। 2 समितियों का गठन किया गया था। गोयल समितियों का भी गठन किया गया था। यानी कि रावला घड़साना किसान आंदोलन 2004-5-6 में हुआ था। और ये किसान आंदोलन जो था उसमें 7 किसानों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी। इसकी जांच करने के लिए जो है वो RS केजरीवाल समिति का गठन किया गया था। और दूसरी कमेटी जो कि गोयल कमेटी आती है उसका गठन भी किया गया था। ये सभी फैक्ट्स जो आते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये रावला घड़साना किसान आंदोलन जो आता है इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्वकर्ता कौन आते हैं? तो वो आते हैं हेतराम बेनीवाल। हेतराम बेनीवाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सरकार कौन सी थी? तो वसुंधरा जी की सरकार थी। ये सभी जो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको सबको जो है वो पढ़ा दिए हैं। सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। और आप जो हैं वो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एंड बाय एंड गुड नाइट।